औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमारा प्रोग्राम है 9.3 राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन ऑन एन इंटीजर वेरिएबल। आज हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, और किन वेरिएबल्स पे? इंटीजर वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल होगी, इसके आगे एस नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल पे क्या परफॉर्म करे? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन। सबसे पहले जैसे ही लिखा है राइट अ प्रोग्राम, क्योंकि आप सी में लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए इस हेडर फाइल को ज़रूर लिखना है और कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस हेडर फाइल को ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाइड मेन और ये डेलीमीटर। ठीक है, यानी कि करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड। ठीक है, ये आपने जैसे ही लिखा है राइट अ प्रोग्राम आपने मस्ट लिखना है इसको। ठीक है, और लास्ट लाइन जो है गेट सी एच। ठीक है, जितने प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं उसमें मैं ये बता चुकी हूँ कि गेट सी एच क्या करेगा, हेडर फाइल जो है वो stdio क्या करेगी और CON.io क्या करेगी। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन क्या करेगा। क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच जो है ये CON.io हेडर फाइल इनको सपोर्ट करती है, और जो आपके प्रिंट एफ और स्कैन एफ है उसको आपकी stdio.h हेडर फाइल सपोर्ट करती है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब दोबारा मैं हेडर फाइल्स को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, वाइड मेन जो है यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम की स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक इंटीजर वेरिएबल। इसका मतलब है पूरे प्रोग्राम में हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट ए, हमारे पास पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो भी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए। इसके अलावा कोई वेरिएबल हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल करना है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको पता होगा कि ये असाइनमेंट, इसको इक्वल साइन को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होगा कि इक्वल साइन के साथ हम एक और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो कंबाइन कर देते हो असाइन ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि प्लस इक्वल, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है, इसके से पहले हमने क्या लिखा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि है प्लस। प्लस इक्वल क्या बन गया? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं आई तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह के होते हैं। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। ठीक है, अब ये जो आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। और ये इक्वल जो है इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं सी के अंदर। ये सारे हमारे क्या हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। कंपाइलर को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गया। इंट हमने डाटा टाइप लिया है, इंट इंटीजर टाइप डाटा टाइप लिया है, और उसके आगे हमने लिख दिया है ए। ठीक है, इंट डाटा टाइप का नाम है। ठीक है, इसके आगे हमने ए लिखा है। जैसे ही हमने ए लिखा है तो मेमोरी में इंटीजर टाइप का, इंटीजर अगर 2 बाइट ले रहा है तो 2 बाइट जो है वो मेमोरी में इसको मिल गई हैं, और ए जो है वो उसका नाम रख दिया गया है। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन जो है ये CON.io.h हेडर फाइल को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर मैंने पहले 2 प्रोग्राम चलाए हुए हैं, ठीक है, और उसकी आउटपुट आ रही है, या आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले लें कि मैंने एक प्रोग्राम रन किया है 2 के टेबल का। ठीक है, उसकी 2 के टेबल की आउटपुट आ रही है और मैं क्लियर स्क्रीन नहीं लिखती और मैं अपने इस सारे प्रोग्राम को रन कर देती हूँ। पहले 2 के टेबल का रिजल्ट आएगा, फिर मेरे इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम की आउटपुट शो हो। ठीक है, तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन करूँगी कि इससे पहले जो कुछ स्क्रीन पे था उसको क्लियर कर दे और इसकी आउटपुट आए सिर्फ स्क्रीन पे। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे आपकी आउटपुट तब भी आएगी। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस प्रोग्राम आपने रन किया होगा उसकी भी आउटपुट आएगी। ठीक है, ए इक्वल 10। अब हमने पहले तो मेमोरी में इसको जगह दी है, फिर उसके बाद हमने उस जगह के अंदर लिख दिया है 10, यानी जो स्पेस हमने मेमोरी में ली थी उसमें हमने 10 स्टोर करवा दिया है। ए इक्वल 10, इसका मतलब होता है जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, यानी कि एल वैल्यू ए इक्वल 10, यानी कि राइट साइड की जो वैल्यू है 10, जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू को असाइन कर दी जाती है। जैसे ही हम लिखते हैं ए इक्वल 10 तो 10 जो है वो असाइन हो जाता है ए को। ठीक है, तो ए के अंदर अब क्या स्टोर हो गया? 10। अब हम प्रिंट एफ लिखेंगे। ये प्रिंट एफ किस हेडर फाइल की मदद से आ रहा है? stdio.h। अगर आप stdio.h हेडर फाइल
इंक्लूड नहीं करते तो क्या होगा, आपका ये इस लाइन पे एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, और वो आपको एरर में कहेगा कि इसकी हेडर फाइल नहीं है, वो लिखें। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस और डबल कोटेशन, डबल कोट के अंदर जब हम प्रिंट एफ पढ़ते हैं तो इसका लिखने का तरीक़ाकार है कि इसके अंदर हम जो है डबल कोट के अंदर जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज इट इज़ वो आ जाती है। हाँ, अगर आपने उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी वगैरह दिया हुआ है या बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस कोई दिया हुआ है तो वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता, जो उसका एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं। डबल कोट में लिखा है वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी बैकस्लैश n डबल कोट क्लोज कामा ए, ठीक है। ए के अंदर क्या स्टोर है 10। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा है वैल्यू ऑफ ए कॉलन 10। अब ये कैसे आया, वैल्यू ऑफ ए तक तो हमें समझ आ गया, कॉलन तक समझ आ गया कि प्रिंट एफ में डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, ऐसी बात है। वैल्यू ऑफ ए कोट में आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, ठीक है। अब ये परसेंटेज डी क्यों आया इधर, ठीक, परसेंटेज डी तो आगे लिखा नहीं आया ना, बैकस्लैश n आगे लिखा है, तो कामा कोट क्लोज होके कामा के बाद ए आया है, तो यहाँ तक कॉलन के बाद आगे ए क्यों नहीं लिखा आया और आगे कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका रीज़न ये है फॉर्मेट जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये सपोर्ट कर रहा है इंटीजर टाइप की डाटा टाइप की वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे जो ए है ये इंटीजर टाइप है वेरिएबल, अब इसके अंदर जो भी स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू, किसकी मदद से, ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 शो नहीं होगा। अगर आपने इंटीजर वेरिएबल का रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना है तो आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आगे कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल आने वाली है। इंटीजर टाइप वेरिएबल कौन सी है, 10। तो ए के अंदर क्या स्टोर है, जब उसने परसेंटेज डी लिखा तो कंपाइलर है जहाँ उसने आगे आके देखा कौन सी वेरिएबल इंटीजर है, ए यस है, तो उसने यहाँ पे 10 प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है बैकस्लैश n, बैकस्लैश n जो है इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। अगर आप देखें यहाँ पे 10 के बाद जो है कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे सेमीकोलन डाल के हमने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है हम ए वेरिएबल हमने ले लिया जो इंटीजर टाइप थी, उसके बाद हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है, प्लस इक्वल, ठीक। उसके बाद हमने लिखा है 5। अब आपने जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस इक्वल 5, इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर आपने लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल, यहाँ लिखा हुआ है ए इक्वल ए प्लस 5, तो ये सेम चीज़ है। कैसे देखें, ए के पास क्या वैल्यू है 10, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, तो ए में क्या स्टोर हो गया 15, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो नहीं है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, पहले प्लस है फिर जो है इक्वल का साइन है, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो सेम बात है, ये आपने समझनी है, बात समझ लेना है इसको। ए के अंदर है 10, ठीक है, ये देखें 10 प्लस 5, तो इसमें क्या है 10 प्लस 5 हो क्या बना 15, 15 किसके अंदर स्टोर होगा, ए के अंदर, ठीक है। 15 इसको एल वैल्यू कहते हैं, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। 15 इसके अंदर 15 स्टोर हो गया। प्रिंट एफ, यहाँ पे कंपाइलर ने सिर्फ ये पीछे कैलकुलेशन कर दी, उसने प्रिंट कुछ भी नहीं करवाना क्योंकि यहाँ इस लाइन में कुछ भी प्रिंट नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल 5, नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आ गया था ना, तो हम अब लिखा आएगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल 5 कॉलन, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज डी, जैसे ही परसेंटेज डी आया मुझे पता चल गया इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है आगे कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल है। मैं आगे गई, पहले ही नंबर पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम है ए, और उसके अंदर क्या स्टोर है ए प्लस इक्वल 5 करके क्या आ गया था इसके अंदर, ए के अंदर 15, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 15। उसके बाद बैकस्लैश n, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है ए माइनस इक्वल 5, आपने ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है ए इक्वल ए माइनस 5, तो सेम चीज़ है। ए के अंदर क्या स्टोर है वैल्यू, ए के अंदर स्टोर है 10, 10 माइनस 5, तो 10 में से माइनस करें 5 तो क्या बना 5, इसमें स्टोर हो गया 5। तो अब हम आगे करेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस 5 कॉलन, तो ये एज इट इज़ लिखी आ जाएगी, ठीक है। हमारा कर्सर यहाँ पे था ना, तो यहीं से लिखी आ जाएगी यहाँ तक कॉलन तक, और हमारे पास क्या बन गया, ए के पास क्या वैल्यू थी, यहाँ पे ए की लास्ट टाइम ए के पास क्या वैल्यू थी 15, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ए के पास क्या वैल्यू थी 15, तो 15 माइनस 5 क्या बन गया 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे है ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है ये लिखा हो या ये लिखा हो ए इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय 5। ए के अंदर क्या स्टोर था लास्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ है 10, ए के अंदर 10 स्टोर है ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करना, देखिए यहाँ पे 2 है, ये मैंने 5 लिख दिया, इक्वल 2। अब ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है सेम चीज़ है। ए में क्या स्टोर था 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आता है 10, तो ए में क्या स्टोर हो गया 10। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए डिवाइडेड इक्वल टू, ये इतना लिखा आ जाएगा। परसेंटेज डी फार्मर स्पेसिफायर आगे देखेगा कोई वेरिएबल है, यस है, उस वेरिएबल में क्या स्टोर है 10, 10 प्रिंट हो जाएगा, बैकस्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा जो कि ये वाली है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, ए मॉडुलस इक्वल टू, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है सेम चीज़ है, ए इक्वल ए मॉडुलस 2। ए के अंदर क्या स्टोर था 10, 10 मॉडुलस 2 क्या हो गया हमारे पास 0 हो जाएगा, जो उसका रिमाइंडर बचता है ना वो आंसर होता है, ठीक है। तो जब हम करेंगे सारे को तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, तो ए में क्या स्टोर हो गया 0। तो प्रिंट एफ आप इस वैल्यू को 0 को प्रिंट करवा लेते हैं, उसके लिए हमें प्रिंट एफ मस्ट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉडुलस मॉडुलस इक्वल टू। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एक दफ़ा मॉडुलस नहीं लिखा हुआ, जबकि पीछे हम करते थे तो हम एक दफ़ा लिखते थे वो एज इट इज़ आ जाता था। अब मॉडुलस को 2 दफ़ा क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि हम परसेंटेज डी तो यूज़ करते हैं डबल कोट के अंदर, करते हैं ना, ये देखिए डबल कोट यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कोटेशन के अंदर हमने परसेंटेज डी यूज़ किया हुआ है। अगर मैं परसेंटेज एक दफ़ा लिखूँगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर, उसको समझ नहीं आएगी। तो अगर मैं एज इट इज़ परसेंटेज को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैंने इसे 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए परसेंटेज इक्वल टू, अब यहाँ तक कैसे एज डबल कोट में कैसे प्रिंट हो रहा है देखें, ए मॉडुलस इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, ठीक है, कॉलन तक। फिर उसके बाद बैकस्लैश एन अभी नहीं आया, अभी परसेंटेज डी है। परसेंटेज डी में क्या करेगा, ए के पास क्या वैल्यू है, ए के पास है 0, वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब इसको देखेगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, लेकिन हमारा आगे प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन का मैंने बताया था, गेट सी एच का ये है कि आपकी स्क्रीन ना अगर आप नहीं लिखते हैं गेट सी एच के फंक्शन को तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन आएगी और साथ ही जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। अगर हम उसको रोकना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर देख लें कि हमारी आउटपुट क्या है, एक तसल्ली से उसको हम देख लें, तो उसके लिए हमें गेट सी एच फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है।